हूँ और मेरा नाम रितेश मौर्य और मैं NSTI कानपुर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंटरपर्सनल स्किल है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से इस कौशल को हासिल करके हम लोग आगे, चाहे हमारा रोजगार मिले या हम आगे बिजनेस करें, गवर्नमेंट सर्विस करें, प्राइवेट सर्विस करें या अपना बेहतर सर्वाइवल करें मार्केट में या बिजनेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल होता क्या है। एक्चुअल में ये बहुत टिपिकल सा वर्ड है, लेकिन बहुत इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे और कहीं ना कहीं ये हम सभी लोग रोज करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से हमारा जुड़ा हुआ है और आप सभी इसी के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सब्जेक्ट भी होता है हमारा ITI में। CTS के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, उस पर भी हमें कई सारी चीजें सिखाई जाती है कि हमें रोजगार कैसे पाना है। आज की डेट में हम इसको न केवल रोजगार कैसे पाएं इससे जोड़ेंगे, बल्कि हम एक कुशल इंसान, एक बेहतर इंसान कैसे बने अपनी जिंदगी में और इसको हासिल करके हम बेहतर गोल को कैसे अचीव करें, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सभी का स्वागत है पुनः, और मैं आगे निमी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कराया, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को सहारा मिला। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इंटरपर्सनल स्किल के बारे में जब जानेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ों की आवश्यकता हमें होगी, तो उसके बारे में हम लोग पहले जान लाते हैं कि ये होता क्या है। हमारी जो स्लाइड है नेक्स्ट, इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी तरीके की स्किल होती है। ये स्किल शब्द जो है कौशल शब्द है। हम लोग अपना, आप सभी यहाँ पर टेक्निकल हैं, सभी के पास कोर स्किल है अपने अपने फील्ड की, कईयों के पास प्रोफेशनल स्किल भी है, प्रोफेशनल नॉलेज है आपके पास। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ये सारे स्किल शब्द जो सामने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं, इनके मायने क्या होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल जो लिखा हुआ है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है संचार कौशल, यानी अपनी बातों को एक दूसरे तक व्यक्त करना। the ability to convey or share my message or my feeling effectively to the others or to the listeners, यानी हम अपनी अभिव्यक्ति को किस तरह से व्यक्त करें, ये कहलाती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल या संचार कौशल। ये दोस्तों दो तीन तरीके की होती है, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, इसके बारे में आगे जानेंगे। दूसरी है हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके बारे में जो जिस जिस स्टूडेंट्स ने ITI करी है वो सब इसके बारे में जानते हैं, एक सब्जेक्ट हुआ करता है ये। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब रोजगार कौशल। हर उस चीज के बारे में हम इसमें पता करते हैं या पढ़ाई करते हैं जो एक अच्छा रोजगार मिलने में या एक अच्छा बिजनेस करने में हमको सहायक क्रिया अदा करती है, वो हमारी कहलाती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। द स्किल्स वी नीडेड बाय ए पर्सन टू मेक हिम एम्प्लॉयबल, यानी एक आदमी को अपने आप को एम्प्लॉयबल करने में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी फील्ड के बारे में जानकारी रखते हैं और उस जानकारी के अलावा, इसको कहते हैं हम कोर स्किल, इस जानकारी के अलावा जितनी चीजों की हमें जरूरत है जॉब को लेने के लिए, बिजनेस सेटल करने के लिए, वो सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आती है। फिर है हमारी तीसरे नंबर पे कोर स्किल। कोर स्किल क्या है? एसेंशियल स्किल फॉर योर जॉब और योर प्रोफेशन, यानी आप जिस जॉब में हैं, आप मान लीजिए मैकेनिकल ट्रेड है आपकी, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, आप बिजनेस करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उसके लिए जो एसेंशियल स्किल आपको चाहिए। मान लीजिए आप मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मशीनों के बारे में जानना है, उसके प्रिंसिपल के बारे में जानना है, उसके वर्किंग के बारे में जानना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी हमारी आती हैं कोर स्किल में। और फिर है हमारा प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल क्या है? टीम वर्क। देखिए, आप जो चीज पढ़ के आए हैं वो उसके आधार पे आपको एक बार नौकरी मिल सकती है, लेकिन आप टीम वर्क की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी एक समूह में काम करें। बहुत से लोगों को देखा है कि वो समूह में काम नहीं कर पाते हैं। अकेले काम दे दीजिए, कर लेंगे, लेकिन अगर उनसे कहा जाए 5 लोगों में मिल बांट के काम करना है, तो वो फेल्योर हो जाएंगे, वो उस चीज को नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उनके अंदर ये स्किल नहीं है। आज के प्रेजेंट सिनारियो में हमें अपने अंदर ये स्किल को डेवलप करना है कि हम एक ग्रुप में काम कर सके, नई क्रिएटिविटी कर सके, टाइम मैनेजमेंट नई इसमें हमें सीखने को मिलता है। लीडरशिप क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी क्या है। बहुत से लोगों को आप कोई जनरल सवाल पूछिए तो वो बहुत समय लेंगे किसी छोटी सी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए। डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं वो हमेशा यस नो बीच वाले में फंसे रहते हैं। आप कुछ उन्हें काम दीजिए तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमको ये करना है या नहीं करना है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी नहीं है उनके अंदर। लीडरशिप का गुण नहीं है, किसी चीज को आगे आके करने का गुण नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं है,
हर चीज का एक प्रॉपर समय होता है। आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो 9 to 5 अगर आपका कॉलेज है तो आपको समय से जाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी प्रोफेशनल स्किल में आती हैं। अगर आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हो तो आपको नौकरी तो मिल गई आपकी प्रोफेशनल नॉलेज या कोर स्किल की वजह से, लेकिन आप रोज ऑफिस में लेट जा रहे हो, जल्दी घर आ जा रहे हो, ये सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल स्किल के अंतर्गत बेकार कही जाती है। यानी आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आप प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करिए। फिर आती है सबसे मेन हमारा जो हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में आपको जल्दी समझा देते हैं कि हार्ड स्किल क्या होती है। देखिए, किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है किसी काम को करने का। जैसे हम लोग स्कूल में या कॉलेज में शिक्षण ग्रहण करते हैं, टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करते हैं, किसी व्यापार को करने में, किसी जॉब को करने के लिए जो हमें टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड होती है, वो हमारी हार्ड स्किल कहलाती है। हार्ड स्किल से हमें नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छा धंधा हम कर सकते हैं, हमारा पेशा बेहतर हो सकता है। लेकिन जब तक उस हार्ड स्किल के साथ हमारी सॉफ्ट स्किल का समावेश नहीं होगा, तब तक हम बिजनेस शुरू तो कर सकते हैं हार्ड स्किल से, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म रन नहीं कर सकते हैं। एक जॉब तो पा सकते हैं हार्ड स्किल से, लेकिन अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल नहीं होगी तो हम आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी लड़ाई होगी हमारे सीनियर से या हमारे जूनियर से या हमारे कोलीग से, ये सारी दिक्कतें करेगी। इसलिए आज के समय में हार्ड स्किल का समावेश सॉफ्ट स्किल के साथ जब करेंगे आप, तो जो स्किल निखर के आएगी वो हमारी इंटरपर्सनल स्किल कहलाएगी। और हार्ड स्किल होती क्या, मैंने अभी बताया कि स्कूल कॉलेज में हम लोग व्यवहारिक शिक्षा लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप एक हार्डवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको कंप्यूटर के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। ये कहलाती है हमारी हार्ड स्किल। इसके बदौलत हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमें नौकरी अगर मिल गई, हम टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, एक ग्रुप में काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने ग्राहक को अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, उसके बीच में बेहतर तालमेल यानी बातचीत नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है हमारी, और हमारे पास जब ग्राहक आता है हम उससे बेहतर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है कि हमें बहुत अच्छा कंप्यूटर नॉलेज है लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है। सपोज करिए आपका पेशा एक डॉक्टर का है, तो डॉक्टर का हार्ड स्किल क्या है? दवाई, मेडिसिन और ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं उनको ऑपरेट करना, या फिर मानव जो संरचना है इसके बारे में डीप में नॉलेज होना, ये सब एक डॉक्टर का पेशा है, हार्ड स्किल है। लेकिन सपोज करिए आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपकी चोट गहरी लगी हो और वो आपसे कह दे अरे ये तो बहुत गहरी चोट है, अब सही नहीं होगी, मर जाओगे तुम, तो ये उसके पेशे को सूट नहीं करता है। ये आपके मोरल को डाउन कर देगा। उसका पेशा क्या है? वो आपसे अच्छे से बात करे, ये उसकी सॉफ्ट स्किल है। आपसे बोले अरे ये तो मामूली चोट है, ये 2 दिन में सही हो जाएगी, आपको एक मोरल आपका अप करे, ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल में आती हैं। तो आज के डेट में इन सब चीज की हमको बहुत आवश्यकता है। और आप अच्छा गौर करिए जरा, आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको जरूर अपने आसपास 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप 2 मिनट भी बात करना पसंद नहीं करोगे। आप आपस में कहोगे यार उस बंदे से तो मैं 2 मिनट बात नहीं कर सकता हूँ, जबकि उससे आपकी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप उसको झेल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किल नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, सॉफ्ट स्किल नहीं है। सबसे बड़ी चीज है उसको दूसरे को सुनना नहीं है, वो अपनी ही चलाता है। घर में होते हैं 1-2 लोग, या आपके रिलेटिव, या आप जहाँ पे जॉब करते हैं या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे 1-2 लोग ऐसे होते हैं केवल अपनी चलाते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं सुनते। तो आप उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हो, मीनिंगलेस बात करेंगे। जिस चीज का जहाँ पे बात करनी है उस चीज को वहां पर नहीं बोलेंगे, सही समय नहीं देखेंगे, अपने आप को हमेशा डोमिनेट करेंगे, और आप उनको स्वीकार भी नहीं करते हो जल्दी से कि हम इनकी बातों को अनसुना कर देते हो आप। तो ये सॉफ्ट स्किल नहीं होती है। सॉफ्ट स्किल हमें कहती है कि पहले किसी की बात सुनो, समझो, फिर बोलो, तब वो आपको सुनेगा। ठीक है, हमें शुरू से ही बोलना सिखाया गया है, कहीं पर ये क्लास नहीं चलती है कि बेटा सुनो किसी चीज को। टीचर भी क्लास में जब पढ़ाएगा तो हम लोग बहुत मुश्किल से अझेल कोशिश करके उसको सुनना पसंद करते हैं। हम बीच बीच में सोचते हैं हम इससे एक ऐसा कठिन क्वेश्चन पूछ ले कि जिसका ये जवाब टीचर हमारे ना दे पाए और हम क्लास को स्पॉइल कर दें। ज्यादातर जब गैप कम होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तब ये सिचुएशन ज्यादा आती है कि आपकी एज और कोई आपका टीचर इंस्ट्रक्टर यंग एज का है, आपकी एज उससे 2-4 साल ऊपर नीचे है, तो ये मैटर बहुत करता है। आप उसकी सुनोगे नहीं, अपनी केवल चलाओगे, तो ये चीज नहीं है। जो सामने वाला समझा रहा है उसको समझिए फिर बोलिए। ठीक है, आप में से कई लोग होंगे कहता है यार वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, हम उससे कुछ भी बात बोलते रहते हैं, बच्चे मेरे सुनती नहीं है। तो क्यों सुनेंगे बच्चे आपकी? पहले आप उनकी बात को समझिए, वो नई जनरेशन है,
ईगर है किसी चीज को समझने के लिए, आप पहले उनको सुनिए वो कहना क्या चाहते हैं। क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासा होती है, नई समावेश में आते हैं, नई नई मशीनें देखते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, तो पहले आप उनका जवाब दीजिए, उनको समझिए, फिर स्टूडेंट आपको समझेगा और पूरे 1 साल आपकी बात मानेगा, सारी चीजें आप जैसा कहोगे वैसा कहेगा। तो अर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए हमें किसी चीज का, सॉरी, अर्निंग एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए हमें, लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए, यानी हम सीखने आए हैं, यहाँ से सीख के जाएंगे। ठीक है, अगर ये टेंडेंसी हमारी रहेगी कि हमें हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना, सामने वाला अगर हमारा सीनियर है या हमसे किसी मद में आगे है, तो हम पहले उससे कुछ सीख लें, उसकी अच्छी अच्छाइयों को सीख लें, ना कि हम उसको उल्टा सिखाने लगे। इसलिए लर्निंग एटीट्यूड रखना है हमेशा हमें, अर्निंग एटीट्यूड नहीं रखना है। तो ये हमारी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के बीच का अंतर बताया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो 7वें नंबर का टॉपिक है, इंटरपर्सनल स्किल। आइए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ये होता क्या है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज जो हमारी क्लास है, इस क्लास का लर्निंग आउटकम क्या है, यानी जो हम लोग 40-50 मिनट आपस में डिस्कस आपस में क्लास करेंगे, इसका लर्निंग आउटकम क्या है, लास्ट में आपको क्या चीज पता चलेगी। देखिए, हम कभी भी क्लास ले, हमको स्टूडेंट्स को शुरुआत में ही बता देना चाहिए, अगर क्लास में रुचि रखवानी है स्टूडेंट्स की, तो कि भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये, और इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप किस चीज को सीख लोगे। जब वो जानेगा कि ये चीजें हमें, ये सर जो बताने जा रहे हैं 40-50 मिनट के सेशन के बाद, तब हमें ये फायदा होगा, तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, ना केवल सुनेगा बल्कि उनको समझेगा और उसको याद भी करेगा, याद रखेगा। तो हमारी आज की क्लास का लर्निंग आउटकम क्या है, ये 3 सामने आपके लिखे हुए हैं। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, यानी आज की क्लास हमारी जब खत्म होगी तो इंटरपर्सनल स्किल हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जान चुके होंगे। नो हाउ गुड कम्युनिकेशन विद अदर कैन इन्फ्लुएंस आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी अच्छी कम्युनिकेशन हमारी कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर सकती है या बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप अच्छी तरह इसको ट्रीट करेंगे तो आपकी बेहतर लाइफ होगी, बेहतर आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। अगर आप इसका मिसयूज करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन को, तो इन्फ्लुएंस बेकार कर देगी आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों। कई लोगों को आपने देखा होगा कहीं जॉब नहीं मिलती, या घर में सब लोग उनसे परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। वो बात अलग है कि वो बहुत अच्छे टॉपर पढ़ाई में रहे थे, उनका प्रोफेशनल नॉलेज बहुत अच्छा, उनकी प्रोफेशनल स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल या सॉफ्ट स्किल अगर उनके अंदर नहीं है, वो बेहतर इंसान नहीं बन सकते। तीसरा नंबर, आउटलाइन द रोल वी प्ले इन आवर वर्क ग्रुप एंड टीम, हमें आउटलाइन भी पता चलेगी कि हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल है हमारे वर्क ग्रुप और टीम में क्या महत्व रखता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपना मुख्य टॉपिक जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंटरपर्सनल स्किल की डेफिनेशन। होता क्या है इंटरपर्सनल स्किल, द स्किल वी यूज एवरी डे व्हेन वी कम्युनिकेट विद आवर colleagues in groups, our seniors, interact with people इंडिविजुअली और इन ग्रुप, यानी हम अपने आसपास अपने छोटों से बड़ों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने सीनियर से जैसे भी बात करते हैं, वो कहलाती है हमारी इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, इसका तरीका हर एक के लिए अलग है। अगर हम एक टेली मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा बोलने का तरीका, हमारा जो प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग हैं उनसे अलग होगा। हम अपने घर में अपने बच्चों से दूसरी तरीके से बात करते हैं, हम अपने रिलेटिव से दूसरी तरीके से बात करते हैं, लेकिन स्किल वही रहनी चाहिए। आपको शब्दों का उच्चारण, शब्दों का इस्तेमाल, किस जगह पे किस शब्द को इस्तेमाल करना, ये बेहतर आना चाहिए। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, हम रोज व्यवहार में आपस में अपने दोस्तों से, सीनियर से जो बातें करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, ये हमारी सारी इंटरपर्सनल स्किल में जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग 2 प्रकार की होती है, जैसे हम आपसे जो बोल रहे हैं आपके कानों को सुनाई दे रहा है मगर दिमाग में नहीं जा रहा, ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप हमें सुनिए, समझिए ध्यान से, उसके बाद निर्णय लीजिए, ये कहलाती है एक्टिव लिसनिंग। आप केवल कान में लीड लगा लें, हमारी क्लास में मौजूद हो जाएं, 40 घंटे फिजिकल मेरे पास रहें लेकिन मेंटल कहीं और जाए, इसको एक्टिव लिसनिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, टीम वर्क, आपके अंदर टीम वर्क होना चाहिए, टीम में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास अगर है तो आप टीम में काम करिए। लीडरशिप का गुण आपके पास होना चाहिए, लोगों को सही दिशा दिखाइए, निर्देश दीजिए। अच्छा लीडर वही होता है जो किसी काम को करे, समझे, फिर लोगों को रास्ता दिखाए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए,
बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा मैनेजर वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं किसी को, उनके अंदर बहुत पेशेंस है। मैं एक कार कंपनी में पहले काम करता था, प्राइवेट जॉब करता था, वहाँ इंडस्ट्री में सर्विस एडवाइजर था। बड़े बड़े कस्टमर आते थे, अमीर अमीर कस्टमर आते थे, और उनकी गाड़ी में अगर जरा सी धूल मिट्टी रह जाए कपड़ा मारने में, तो वो शाम को पूरा भोकाल दिखाते थे आके, किसके ऊपर? मैनेजर के ऊपर, कि तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, ये वो। तो पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए कि कस्टमर हमारा भगवान है, उसके पास ऑप्शन बहुत है, हमारे पास ऑप्शन कस्टमर है। कस्टमर इंटॉलरेंट होता है, आप पे पैनिक होता है, आपको धीरे धीरे उसकी बातें सुन लेनी है, खुद ही कह के थक जाएगा 5 मिनट बाद। फिर आप बोलिए कि सर देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन फिर उसको अपने बात से जोड़ दीजिए कि हमसे गलती कहाँ हो गई, कि सर देखिए आपकी गाड़ी साफ सुथरी करके रख दी गई थी, लेकिन अचानक से तेज आंधी आ गई, इसके कारण ऐसा हो गया, और मैं अभी इसको 2 मिनट में सही करा देता हूँ। आप अपनी गलती को कबूल करिए और एक रास्ता दीजिए। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपकी स्किल डेवलप होती जाएगी, तो आप देखेंगे बेहतर तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। आप पैनिक नहीं होंगे, आपके अंदर लीडरशिप के गुण धीरे धीरे आते जाएंगे, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी आपके अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी, किसी भी काम को आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, एक्सप्लेन कर लोगे। और मोस्ट ओवर बॉडी लैंग्वेज, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं या स्टूडेंट जब क्लास में पढ़ता है, तो एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट स्ट्रेट बैठा है, कंधे सामने किया हुआ है, हाथ कॉपी पे रखा है, इट मीन्स वो एक्टिव है, हमारी बात सुन रहा है। अब पता चला सर पे हाथ रख के बैठा है, झुक के बैठा है, इसका मतलब क्लास बोरियत है। इट मीन्स या तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी एक्टिव क्लास कैसे होगी, या स्टूडेंट को समझ जाना चाहिए कि सर इस चीज को समझ रहे हैं इसलिए हमें एक्टिव होना है। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी इंटरपर्सनल स्किल में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ये एक कम्युनिकेशन का साधन भी है। तो ये है इंटरपर्सनल स्किल के बारे में। और 5 प्रिंसिपल हमें सामने स्क्रीन पे आपके हैं कि 5 प्रिंसिपल क्या होते हैं इंटरपर्सनल स्किल के। सबसे पहले स्पीकिंग, दूसरा है लिसनिंग, तीसरा है वर्क यानी करना, फिर है अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड समझाना। ये 5 प्रिंसिपल अगर आपके अंदर आ गए, तो आप एक इंटरपर्सनल स्किल के ज्ञाता हो गए, यानी अच्छी पोजीशन पाने से, अच्छे लोगों से व्यवहार करने में, अच्छी जॉब पाने में, अच्छा बिजनेस करने से आपको अब कोई नहीं रोक सकता। आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि ये 5 चीजों को आपने अपने अंदर समावेश कर लिया। पहली चीज स्पीकिंग, बोलना। सपोज करिए कि आप मार्केटिंग करते हैं किसी चीज की, और सामने वाला लिसनर जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, तो आपको बोलना क्या चाहिए? ऐसा थोड़ी ना कि कोई कथा उसको सुनानी चाहिए, आप जिस फील्ड में है उसके बारे में उसको बताइए। यानी कि आप मान लीजिए, सपोज करिए एक वॉशिंग मशीन बेचने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको उसके फायदे बताने, उसके गुण बताने, ये होता है स्पीकिंग का इस जगह पे मतलब, कि जिस लाइन से आप जुड़े हैं आप अपने बारे में उसको सच्चाई बताइए, बेहतर बताइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताइए। ठीक है। दूसरी चीज लिसनिंग, अब उसकी बात को ध्यान से सुनिए, कस्टमर चाहता क्या है, आपने अपने बारे में तो बता दिया, अब कस्टमर की भी सुन लीजिए कि भैया हमें फुली ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फुली ऑटोमेटिक मशीन को अच्छा बताया गया है तो जरूरी नहीं है वो सभी वो ले लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, सामने वाले कस्टमर की जरूरत नहीं है फुली ऑटोमेटिक, उसके यहाँ पानी का क्राइसिस है, उसको नहीं चाहिए, आप उसको झेले पड़े हो, समझ ही नहीं रहे उसके बारे में। तो ये एक अच्छी स्किल नहीं है। आप सुनिए भी, वो चाहता है क्या आपसे, दिल से सुनिए, ध्यान से सुनिए, दिमाग से सुनिए। करना, वर्क यानी कि हेल्प करिए लोगों की, टीम वर्क में काम करिए, लोगों को स्किल देने में मदद करिए, लोगों को मोटिवेट करने में मदद करिए। अंडरस्टैंड यानी समझो, सामने वाले की फीलिंग को समझो, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है वो समझो। कई बार क्लास में होता है बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, हम उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्किल नहीं है, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल नहीं है। आपको समझना है सामने वाले की बात। फिर अंडरस्टूड है, समझाओ, फिर आप उसको समझा सकते हो कि नहीं बेटा, ये जो तरीका आप करते हो किसी चीज को करने का, ये तरीका गलत है, या ये तरीका ज्यादा टाइम टेकिंग है, आप इससे बेहतर तरीके से इस काम को कर सकते हो, इसलिए आज से ये तरीका आप छोड़ दो, इस नए तरीके से काम करो। आप सही से मोटिवेट क्लास को करोगे तो नो डाउट बच्चा मोटिवेट होगा, अपनी स्किल को डेवलप करेगा, और आपके ही पथ चिन्हों पे चल के एक अच्छा इंसान या अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा प्रोफेशनल बनेगा। अब आता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक सामने आपकी स्क्रीन पे वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे कि वर्बल में क्या आता है, व्हाट वी से एंड हाउ वी से, यानी हम किसी चीज को कैसे बोल रहे हैं, क्या बोलना है हमें,
हमारे पास कलेक्शन ऑफ शब्दों का कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, हमारे शब्दों का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज और दिखाई गई है, वी नीड नॉट ओनली अ गुड कलेक्शन बट ऑल्सो अ गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि जो हम शब्द का भंडार तो हमारे पास बहुत अच्छा है, पता चला किसी शादी ब्याह या शुभ काम में गए और हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करके वहां पे माहौल को हमने गमगीन कर दिया, या किसी गम के माहौल में गए और वहां विवाह शादी पार्टी वाली बात हम करने लगे। तो शब्द हमारे पास सेम है, लेकिन किस शब्द को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस शब्द का सिलेक्शन करना है। कलेक्शन तो हमारे पास अच्छा है लेकिन सिलेक्शन अच्छा नहीं है। जैसे आपके पास 50 शर्ट है, 50 पैंट हैं, मान लीजिए 50 जोड़ी कपड़े हैं, तो ये हो गया आपका कलेक्शन, लेकिन किस कपड़ों को कहाँ पर पहनना है ये हो गया आपका सिलेक्शन। पता चला जा रहे हैं ऑफिस और पहने हैं धोती कुर्ता, ये क्या है, धोती कुर्ता हमारा ट्रेडिशनल वियर है, यानी हम किसी शादी में जा रहे हैं वहां पहनेंगे, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, धार्मिक काम में जा रहे हैं वहां पहनेंगे तो अच्छा है, लेकिन हम ऑफिस जा रहे हैं धोती कुर्ता पहन के, क्योंकि हमारा कलेक्शन तो अच्छा था लेकिन सिलेक्शन बुरा है। किसी गमी में जा रहे हैं, हरी रंग की शर्ट और लाल रंग की पैंट पहन के शोभा नहीं देता है, इसलिए वहां पर हमें सिलेक्शन बेहतर करना है। दूसरा है हमारा टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली द फर्स्ट थिंग वी नीड इज नॉट ओनली अ गुड कलेक्शन ऑफ वर्ड बट ऑल्सो अ गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए, यानी शब्दों से हम जब बात किसी से करते हैं, चाहे वो हम लिख के करें चाहे हम उसको वर्बली बोल के करें, तो वो हमारा कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों में शेयर करेगा। आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छा प्रोफेशनल रिलेशन आपके बनाएगा और कई सारी डील आप क्रैक कर सकते हो एक अच्छे कम्युनिकेशन से। आपका वर्बल कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो आप जिस डील को करोगे उस पर आप फतेह हासिल करोगे। आप मान लीजिए मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो जिसमें कई आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करके। फिर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड, फॉर एग्जांपल थ्रू बॉडी लैंग्वेज और टोन और वॉइस, यानी हम हमेशा किसी चीज को लिख के या शब्दों में उच्चारण करके बात नहीं करते हैं। हम रास्ते में खड़े हैं, हमको बस को रुकवाना है, बस सामने से ड्राइवर चला रहा है, उसको हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी, हम एक ऐसे इशारा करते हैं, अपने हाथ को हथेली को पंजे का निशान बना के सामने रखते हैं, तो वो हमारी बात को समझ जाता है कि बस रुकने का आदेश हो रहा है, ठीक है, और हमने उससे बोला नहीं। फिर हम हल्का सा इशारा बाय का करते हैं किसी से, पंजा हमारा सेम है। एक केस में हमने सामने रोका था तो स्टॉप का मैसेज चला गया, एक में हम उसको हल्के से हिलाते हैं, वो बाय का मैसेज हो जाता है। अब बाय का मैसेज भी डिपेंड करता है कि वो हाय है कि बाय है। अगर किसी सामने आने वाले व्यक्ति को आप हाय कर रहे हो हिला के हाथ, इसका मतलब आप उसका स्वागत कर रहे हो, और जिससे आप लगातार बात कर रहे हो और उसको हिला के मैसेज दे रहे हो, इसका मतलब आप उसको बाय कर रहे हो, ठीक है। हाथ का पंजा सेम, हथेली में 5 उंगली, 3 बातें मैंने आपको बता दी, वही इशारा करता है। अगर आप स्टिल कर दोगे तो रुकने का, हल्का टिल्ट करोगे यानी आने और जाने का, ठीक है। ये होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारी एक्टिव लिसनिंग। ये भी एक पार्ट है इंटरपर्सनल स्किल का कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। देखिए कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, हालांकि जो हम अभी क्लास यहाँ पर ले रहे हैं तो ये 1 वे प्रोसेस हो गया, क्योंकि आप अपने शब्दों को हम तक बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी, एक साथ कई लोगों के अगर माइक ऑन हो गए। लेकिन जनरली जब हम एक अच्छी क्लासरूम में लेते हैं तो वहां पर बेहतर होगा कि 2 वे प्रोसेस होना चाहिए हमारा। एक्टिव लिसनिंग, हम क्लास लें 30-35 मिनट 40 मिनट की, उसके बाद बच्चों को सेशन 10 मिनट का दे कि आप अपने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है, डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर क्लास में क्लास के मूवमेंट में 10 या 5 मिनट डाउट क्लियरिंग सेशन होना चाहिए, वो एक हेल्दी क्लास होती है, ठीक है। तो 2 वे प्रोसेस वेयर एक्टिव लिसनिंग प्लेज अ मेजर रोल एज स्पीकिंग फ्लुएंटली। क्या है कि जो हमारी 2 वे प्रोसेस होता है, स्पीकिंग फ्लुएंटली एक मेजर रोल अटेंड करता है। जैसे हम बोल रहे हैं फ्लुएंटली तो आप मेजर रोल अटेंड कर रहे हैं हम इस लिसनिंग में, लेकिन केवल अच्छा बोलना ही नहीं है, आपको सुनना भी पड़ेगा। विदाउट लिसनिंग एनी कन्वर्सेशन ए वेरी शॉर्ट लिव्ड वन, यानी कि अगर हम लगातार बोलेंगे आपकी नहीं सुनेंगे तो हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, ये ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकती है, ठीक है। हियरिंग इन्वॉल्व्स ओनली द ब्रेन बट लिसनिंग इन्वॉल्व्स द माइंड टू। अब आप देखिए, आप में से कई लोग, जितने लोग हमारी क्लास में यहाँ सामने स्क्रीन पे 250-300 लोग करीब जुड़े हुए हैं, इसमें से कई केवल हियरिंग यानी कि सुन रहे हैं हमारी बात को,
लिसन नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटा सा अंतर है लेकिन गंभीर है। आप हमारी बात को केवल कान में लीड लगाए कुछ और काम कर रहे हो तो आप हियर कर रहे हो, ओनली यू आर हियरिंग नॉट लिसनिंग। अगर एकाग्र होके हमारी बात को सुन रहे हो, अपने अंदर उतार रहे हो, तो इसको बोलेंगे हम आप लिसन कर रहे हो। सपोज करिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा क्लास में रफ पन्ना पीछे का खोल के फूल बना रहा है, तो उसको हम एक्टिव लिसनिंग नहीं बोलेंगे, वो केवल हमें सुन रहा है, लिसन नहीं कर रहा। हमारी बात को उसको ध्यान नहीं, क्योंकि सर डांटेंगे इसलिए क्लास में सामने है और हमें दूर से लग रहा है कि वो क्लास में हमारे नोट्स बना रहा है, जबकि वो पीछे रफ पन्ना खोल के फूल पत्ती बना रहा है या कुछ और अपना काम कर रहा है। थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, ईडी पढ़ रहा है, ईडी की क्लास ले रहे हैं तो मैथ पढ़ रहा है। तो उसमें क्या है, बच्चे का तो कम रोल है, हमारा ज्यादा अहम रोल है कि हम एक एक्टिव क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा हमारा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है उस क्लास में, अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है। तो एक्टिव क्लास के लिए हमें नाम से बच्चे को हमेशा याद करते रहना पड़ेगा, नाम से उसको पूछते रहना पड़ेगा बीच बीच में क्वेश्चन, और आई कांटेक्ट हमारा बच्चे से लगातार फ्रॉम फर्स्ट रो टू लास्ट रो। यानी पहली, कुछ टीचर पहली क्लास को पढ़ा देते हैं, यानी आगे के 5 बच्चों को केवल पढ़ाते हैं, पीछे वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं। तो अच्छी क्लास वो होगी जिसमें हम आगे से लेके पीछे तक वाले अपने स्टूडेंट्स को आई कांटेक्ट देके पढ़ाएं और बीच बीच में उनको उनके नाम से जाने, उनको उनके नाम से पुकारें। तो बच्चा क्या अलर्ट रहेगा कि नहीं, ये सर तो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। इसलिए हमें केवल हियरिंग नहीं करनी है, लिसनिंग करनी है, समझना है, तभी बच्चा उस चीज को समझ पाएगा। तो इसमें टीचर का भी अहम रोल होता है। फिर है आर्ट ऑफ आस्किंग। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, आप अपने ऊपर इसको लेके समझिएगा। मैनी पीपल शाई अवे फ्रॉम पुटिंग देयर क्वेरीज फॉरवर्ड। बहुत, हम जब क्लास ले रहे हैं या स्टूडेंट जब क्लास में पढ़ रहा है, तो बहुत से बच्चे यही सोच के क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर को बुरा लग जाएगा। ठीक है, सर पता नहीं क्या सोचेंगे कि लग रहा है मुझे, सर को कम आता है, मैं अगर कठिन क्वेश्चन पूछ लूंगा, भले उसको वो टॉपिक समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन वो हमसे क्वेश्चन पूछने में डरेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कहीं मेरे क्वेश्चन पूछने से सर को ये बात बुरी ना लग जाए, उसे शर्म आती है, या उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि उसको भी कोई चीज नहीं पता है। स्टूडेंट को कोई चीज क्लास में सुनी नहीं, उसने समझी नहीं, उसको आती नहीं है, इसलिए कहीं वो क्वेश्चन करेगा तो सर उल्टा क्रॉस क्वेश्चन ना कर ले, इसलिए लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। सर को बात बुरी लग जाएगी इसलिए क्वेश्चन नहीं करेंगे, सर बुरा मान जाएंगे, हमारा गलत इंप्रेशन जाएगा कि नहीं एक्स वाई लड़का तो बहुत क्वेश्चन करता है, इसका मतलब ये नॉटी है, सर पे गलत इंप्रेशन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी टीचर कतई ये नहीं सोचता है कि जो ज्यादा क्वेश्चन करने वाला बच्चा है वो शैतान है, बल्कि क्यूरियस होते हैं बच्चे, हमसे कम नॉलेज है, उन्हें हमसे कम एक्सपीरियंस है, इसलिए उनकी बातों का बेहतर जवाब हमें देना है। और बच्चों को भी ये चाहिए कि प्रॉपर क्वेश्चन करें, तभी उनको अच्छी तरीके से उसके बारे में पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे जो होते हैं, टीचर उनको गलत छवि बना लेता है। तो आर्ट ऑफ आस्किंग, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो सही तरीका होना चाहिए। आपका बैड इंप्रेशन तब वो नहीं डालेगा, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेट करिए उसको और अच्छे क्वेश्चन पूछिए। तो क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट है, इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आती है। 2 तरीके की होती है, एक क्वेश्चन होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन, और दूसरे तरीके होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, दीज आर यूजुअली प्रिसीडेड बाय हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, यानी WH क्वेश्चन भी इनको बोला जाता है, यानी ये WH से स्टार्ट होते हैं। सपोज करिए व्हाट इज योर एम इन फ्यूचर, या व्हाट इज योर नेम, जिसका सीधा सा आंसर दे देता है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। व्हाट्स योर फ्यूचर एम पूछ लिया, व्हाट्स योर नेम पूछ लिया, व्हाट्स योर कंट्री, कहाँ आप रहते हैं, सब सारे क्वेश्चन WH क्वेश्चन जितने होते हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पीपल जनरली गिव्स डिस्क्रिप्टिव आंसर, यानी इसका आंसर जब देगा स्टूडेंट तो लंबा देगा। जैसे आप पूछोगे कि तुम्हारा भाई फ्यूचर का एम क्या है या तुम्हारी लाइफ का एम क्या है, तब वो कहेगा सर मैं पहले पढ़ाई करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस प्रोफेशन को चेंज करके दूसरी जॉब में जाऊंगा, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूंगा। तो एक लंबा कन्वर्सेशन होगा लिसनर और क्वेश्चनर के बीच में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो कहलाते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे हमारे जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, these questions can be easily answered in a few words, even with a simple yes or no. They are asked to get a quick response, यानी क्विक रिस्पॉन्स इससे मिलता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, एक वर्ड में आप उसका आंसर दे सकते हो कि आर यू ए स्टूडेंट, तो आदमी कहेगा यस और नो, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। आर यू रेजिडेंट ऑफ यूपी और इंडिया, क्या आप यूपी के रहवासी हो, हाँ या ना। तो क्लोज एंड क्वेश्चन मतलब आपने क्वेश्चन किया, सामने वाले ने वन वर्ड आंसर दे दिया, क्लोज। ओपन एंड में आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने लंबा सा आंसर दिया,
विस्तार से बताइए। जैसे आप भी पढ़ाई करते हो ना, वन वर्ड आंसर और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पहले आते थे CITS CTS के सिलेबस में, तो समझ लीजिए जो पोथी रचना वाले क्वेश्चन है वो हमारे हो जाएंगे ओपन एंडेड, और जो वन वर्ड आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्लोज एंडेड। ओके। उसके बाद आती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। जेरॉड किंग्स हैं, इनके हिसाब से आई एम अ बाईलैंग्वेज बिकॉज आई स्पीक इंग्लिश एंड बॉडी। वो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं द्विभाषी हूँ, यानी मैं अगर अपने ऊपर लूँ तो मैं द्विभाषी हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपको केवल एक भाषा आती है तो आप अपनी भाषा, जो आपके बॉडी की भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, इसको भी एक भाषा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। Body languages help us to generate and transmit messages to observe through our posture, gesture and body movement. हमारे बॉडी मूवमेंट, हमारा हाव भाव, हमारा चेहरे के एक्सप्रेशन, हमारे आईब्रो के एक्सप्रेशन, नाक, मुंह, हाथ, हथेली, ये जितने हाथ पैर हैं, सब हमारे बॉडी के जितने अंग हैं, उनसे भी हम एक लैंग्वेज बोलते हैं जो बिना वर्बल कम्युनिकेशन के सामने वाला सहजता से समझ जाता है। जैसे अभी हमने बस का एग्जाम्पल दिया कि आप अपने हाथ की हथेली को कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, 4-5 तरीके से आप इजी वे में अक्सर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये सब कहलाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी के अलावा भी एक हमारी लैंग्वेज है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है। अब आइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस आर, यानी बॉडी लैंग्वेज के ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने दिए हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। आई कांटेक्ट। सबसे पहले आप अपने ऊपर लेके देखिए कि क्लास में जब टीचर पढ़ाता है और आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए जैसे ही मुखातिब होता है तो कईयों की नजरें झुक जाती हैं, कई लोग अपनी कॉपी में घुस जाते हैं, लिखने पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब वो डर रहे हैं। जबकि देखिए अभी बात कुछ नहीं हुई है, टीचर और बच्चों के बीच में कोई बात नहीं हुई है वर्बल, लेकिन टीचर ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा सबने अपनी नाकें झुका ली, तो सामने वाला समझ जाता है कि इनको समझ में नहीं आया। स्टूडेंट जरूर ये सोचता होगा कि सर को लग रहा है कि अरे हमें तो भी कोई चीज छूटी हुई लिख रहे हैं, लेकिन टीचर को समझ जाता है कि इनको ये चीज समझ में नहीं आई। जो कॉन्फिडेंस होते हैं वो अपने हाथ को रेस करते हैं, आंख से आंख मिलाते हैं, टीचर के साथ चौड़े होके बैठते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस है। आई, हमारी जो आंख का कांटेक्ट है वो दर्शा देता है कि आपको डर लग रहा है, कि आपको शर्म लग रही है, कि जो भी एक्सप्रेशन आपके हैं, आप किसी को घूर रहे हो, वो भी एक भाषा है। आपका लो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप, जब हम क्वेश्चन करें, आप नीचे सर कर लो या आंखें नीचे कर लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और शर्म आ रही है आपको, ये भी आपकी आंखें कह देती हैं। कॉन्फिडेंस आपकी आंखों के अंदर है तो सामने आंख से आंख मिला के बात करिए। कई बार होता है कि आंख देख के बोलो जरा ये चीज, यानी झूठ और सच भी अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आंखें व्यक्त कर देती हैं। ये कहलाता है हमारा बॉडी लैंग्वेज की ताकत, ये कहलाती है हमारे आई कांटेक्ट। दूसरा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आजकल आप स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे होगे, इमोजीज इसमें आती हैं, इमेजेस आती हैं, इमोजी जिनको बोला जाता है। आप देखिएगा कि एक चेहरा है, नाक, आंख, कान छोटा सा बना हुआ सर्किल के अंदर, और वो हैप्पी मूवमेंट को भी दिखा दे रहा है, सैड मूवमेंट को दिखा रहा है, चीयर को दिखा रहा है। अंतर क्या है? आईब्रो को टेढ़ा कर दिया, गुस्सा हो गया, मुंह को गोल कर दिया, खुश हो गए, भौं को तिरछी कर दिया, गुस्से में आ गए। इस तरीके से हमारी जो एक्सप्रेशन होता है ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कहलाता है। हैप्पी, सैड, और ये जो तरीके हम बनाते हैं, ये हम भावों के इस्तेमाल से या नाक और आंख को टेढ़ा मेढ़ा करके ये सब एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये हमारी अनस्पोकन मैसेज होता है, यानी हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन सामने वाला समझ रहा है। ठीक है। फिर है हमारा पोस्चर। पोस्चर मीन्स कैसे हम खड़े हो रहे हैं, हमारे खड़े होने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका। आप इंटरव्यू में गए हो, पता चला हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हो, ठीक है, सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हो, तो ये तरीका जो है, आप कुछ बोलो भले ही ना, लेकिन आपके ये जो पोस्चर है ये आपका कॉन्फिडेंस का लेवल दिखा देता है। आप डर रहे हो तो हाथ सिकोड़ के बैठे होगे, सर्दी लग रही है आपको, हाथ में चिपका के हाथ बैठोगे। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप इंटरव्यू में गए चौड़े होके बैठोगे, हाथ को टेबल की जगह चेयर पे रखोगे। ठीक है, ये सब हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। हम जब किसी से हाथ मिलाएंगे तो हमारा हाथ टाइट होना चाहिए, वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। सामने वाला हमारे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, ये चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो पोस्चर हमारी एक बॉडी लैंग्वेज है। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक जेस्चर। स्पेसिफिक जेस्चर मीन्स हाथ मिलाना, बाय करना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, उससे हम किसी को वेट करने को भी बोल सकते हैं, स्टॉप करने को भी बोल सकते हैं, 5 का इशारा भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पेसिफिक जेस्चर्स में आता है, किसी पर्टिकुलर
बॉडी पार्ट से आप जिस काम को करते हैं। पांचवा है हमारा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मीन्स हम फिजिकल रूप में जितने काम को करते हैं, जैसे हम कंधे पर हाथ रखते हैं, आप देखिएगा टीचर जब कंधे पे हाथ रखता है तो दूसरे तरीका होता है, जबकि हाथ सेम रखा जा रहा है। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त के कंधे पे हाथ रखता है तो तरीका दूसरा होता है। एक पिता अपने पुत्र के कंधे पे जब हाथ रखता है तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी दूसरी होती है, जबकि हर केस में हाथ कंधे पर रखा जा रहा है, हाथ मिलाया जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है। हम किसी से बहुत पास आके बात करते हैं तो भी वो बॉडी लैंग्वेज है कि वो हमारा बहुत खास है, हमारा बहुत अच्छा मित्र है। हम एकदम कान में घुस के उससे बात करते हैं, इट मीन्स हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और कोई हमसे कुछ बात करने आ रहा है और हम उससे उतना पीछे चले जा रहे हैं, यानी वो हमारे पास आए हम उससे दूर चले जाएं, तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी क्या कहती है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो कई सारे चीज हैं कि हम अनस्पोकन मैसेज देके अपनी बात को व्यक्त कर देते हैं, ये हमारी कहलाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। फिर हमारा स्मॉल टॉक एंड इट्स बेनिफिट। हमारी इंटरपर्सनल स्किल के अंदर ये भी चीज आती है कि आप एक लंबे समय के लिए मान लीजिए हवाई यात्रा कर रहे हो और रेल यात्रा कर रहे हो, आप अपने कौशल से अपने टाइम को बचा सकते हो। बेहतर पॉसिबिलिटीज आपको इवन एक ट्रेन या फ्लाइट की जर्नी आपको दे सकती है। कैसे दे सकती है सामने हम देखेंगे अभी। स्मॉल टॉक, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कंसीडर स्मॉल टॉक एज एन आर्ट। जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातें भी अच्छे तरीके में लाभकारी हो सकती हैं, ये भी एक कला है। दे बिलीव दैट हाउ स्मॉल टॉक लीड्स टू पीपल टू शेयर डिटेल्स अबाउट ईच अदर। किस तरीके से 4 स्टेजों में, 4 चरणों में एक छोटी सी बात शुरुआत जहां से हो सकती है और अंत उसका कितना अच्छा हो सकता है, जल्दी से हम समझते हैं। इनिशिएशन एक होता है, इनिशिएशन फर्स्ट स्टेज है इसकी। दिस गिव्स एन आइडिया एज टू वेदर द पर्सन इज एन कन्वर्सेशन मूड और इज अवॉइडिंग कन्वर्सेशन। सामने वाला हमारा सहयात्री है, अगर हमसे बात करने के मूड में है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? हमने उसको हाय हेलो बोला, हाय कहाँ जा रहे हो, तो 1 वर्ड में उसने आंसर दिया कानपुर जा रहे हैं, चुप हो गया। इसका मतलब वो बात करने के मूड में नहीं है। एक्सपर्ट इस चीज को, इस कला को भांप लेते हैं कि हमें अब बात आगे नहीं बढ़ानी है। बात आगे कब बढ़ती है? तब वो कहता है हाँ मैं तो कानपुर जा रहा हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अच्छा, वो लखनऊ में तो इमामबाड़ा है, वो तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ बहुत अच्छी जगह है, क्या आप कभी आए हैं? इस तरह से बात की शुरुआत होती है, तो वो कहलाती है इनिशिएशन ले रहा है, बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे ये सेकेंड स्टेज पे जब आती है, हम बोलते हैं नोइंग ईच अदर। यानी जैसे आई एम विनीत, आई एम अ ट्रेनर एंड आई वाज ऑन माय वे टू डिलीवरिंग एन ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, हाउ अबाउट यू। यानी कि पहला सेशन जब हमारा निकल गया तो हम दूसरे सेशन में आ गए, बातचीत आगे बढ़ गई कि मेरा नाम ये है सो एंड सो और हम इस काम को करने के लिए जा रहे हैं, आपका नाम क्या है या आप किस काम को करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए इंटीमेसी धीरे धीरे बढ़ रही है, अब हम एक दूसरे को नाम से जानने लगेंगे, एक दूसरे को प्रोफेशन से जानने लगेंगे। फिर लगातार 2-4 मिनट की बात के बाद अब हमारा एक हेल्दी रिलेशन बनने जा रहा है और हम आ जाएंगे किसमें? स्टेप 3, वो है हमारा ओपिनियन शेयरिंग। इसमें छोटी छोटी डिस्कशन होते हैं। हेयर द डिस्कशन मूव टुवर्ड स्लाइटली मोर वेटी टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में मुझसे पूछेंगे कि भाई पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आजकल, तो लंबा आदमी आंसर देगा, यानी हमको बातचीत करने का ज्यादा देर का समय मिलेगा। जब हम किसी से पॉलिटिक्स के बारे में पूछते हैं और वो हमारा इंटरेस्ट दिखा रहा है, यानी हमारा 10-15 मिनट का टॉपिक हो गया। हम पॉल्यूशन के बारे में, मान लीजिए जनरल टॉपिक है ये, पॉल्यूशन के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर किसी से बात करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा रिलेशन बढ़ेगा, हमारा आपस में एक दूसरे से तालमेल हमारी बढ़ेगी। तो इकोनॉमी के बारे में बात कर सकते हैं, फिलोसफी के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ी लेंदी बात होगी, ये थोड़े वेटी टॉपिक हैं। और जब तक हम एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं तब तक हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं। ओपिनियन शेयरिंग हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? एक्सप्रेसिंग थॉट्स। अब हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं इन 4 स्टेजों में फाइनल रखा है इन्होंने एक्सप्रेसिंग थॉट्स को। अब हम उसके थॉट्स के बारे में जानेंगे। ये ऊपर की सारी स्टेजें जब खत्म हो जाती है 1, 2 और 3, तब ये स्टेज चालू होती है। इसको फाइनल स्टेज बोला जाता है कि सम स्मॉल टास्क लीड टू बिग बिजनेस या बिग रिलेशन। जैसे कि अब हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान गए, अब हम प्रोफेशन की बात करेंगे कि हमारा प्रोफेशन ये है, आपका क्या है। तो हो सकता है कभी कभी हम सेम फील्ड के निकल आए और हमारा लिसनर जो है, हमारा जो को पार्टनर है साथ में ट्रेन या प्लेन में हमारे चल रहा है,
वो हमें बेहतर ऑप्शन दे दे किसी चीज का, किसी बिजनेस को करने का, कि हम किसी रॉ मटेरियल को खरीदते हैं कहीं से, हमने उसको बताया यार मैं तो रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदता हूँ, इतने का लेता हूँ, हो सकता है इतनी देर में वो बता दे अरे आप तो महंगा लेते हो, मैं आपको ये कॉन्टेक्ट देता हूँ, वहां से आप खरीदिएगा, ये चीज या ये प्रोडक्ट आपको बेहतर रेट में मिलेगा। देखिए ट्रेन से या प्लेन से हम सफर तो कर ही रहे हैं, कोई लोग सो के सफर काट लेते हैं, कोई लोग वॉकमैन सुन के गाना सुन के काट लेते हैं, आप एक हेल्दी रिलेशन बना के काटिए, आपका नुकसान कुछ नहीं है। नए लोगों से जुड़ेंगे, नए लोगों के बारे में जानेंगे, तो आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा भविष्य का। तो हो सकता है जाने अनजाने में आपका जो पड़ोसी है, को पार्टनर है, वो आपको बेहतर ऑप्शन दे के चला जाए। तो कभी कभी होता है ये 4 स्टेज की जो हमारी छोटी सी बातचीत है, ये आपको बेहतर बिजनेस प्रोस्पेक्ट दिला सके, बेहतर आपके रिलेशन बन सके, आपको अच्छी जॉब दिला सके। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको हेल्दी कम्युनिकेशन करते रहना है आपस में। प्रोसीडिंग विद अ कन्वर्सेशन, ठीक है। आपको अपने अंदर की कमियों का पता कब चलेगा, जब आप लगातार बात करोगे। कई लोगों को फोबिया होता है कि माइक पे नहीं बोल पाएंगे, स्टेज पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपने अंदर की कमियां नहीं पता है कि हम माइक तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास उस पर्टिकुलर, मान लीजिए विदाई समारोह है, तो विदाई समारोह में शब्दों का चयन दूसरे तरीके से किया जाता है, किसी बर्थडे पार्टी में शब्दों का चयन दूसरा, शब्द वही है लेकिन उनका चयन किस तरीके से करना है आपको ये आना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं आता है, अच्छे हिंदी के टीचर हैं, अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। शादी में दूसरी लैंग्वेज यूज करनी है, शब्द वही है, रिटायरमेंट में दूसरी लैंग्वेज यूज करनी है, बर्थडे पार्टी में दूसरी लैंग्वेज यूज करनी है, शब्द सारे वही रहेंगे, बस उनका आपको समावेश आना चाहिए। टू improve your interpersonal skill, the most important step is to address the issues that prevent you from initiating a conversation with someone. सबसे पहले आप अपने अंदर के इश्यूज को जानिए जो आपको रोकते हैं किसी हेल्दी कन्वर्सेशन को करने में। That will only be possible if you have a genuine love for meeting and knowing new people. ये तब पॉसिबल होगा, आप एक हेल्दी कन्वर्सेशन तब पॉसिबल कर पाएंगे जब आपको नए लोगों से जुड़ने का, नए लोगों को जानने का, नए लोगों के बारे में समझने का इंटरेस्ट होगा, आपकी रुचि होगी नए लोगों को जानने में, तब आप इस चीज से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने अंदर की कमियों को पता चलेगा। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ के पास शब्द कम है, कुछ के पास कंटेंट कम है, ये सब आपकी कमियां दूर होंगी, आपका एक हेल्दी कन्वर्सेशन आगे होगा। एक और चीज है यूजिंग नेम इन कन्वर्सेशन। सपोज करिए आप किसी को जब अपने नाम के बारे में जानते हैं, उसको नाम से बुलाते हैं, तो वो आप में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। देखिए सामने के एग्जाम्पल दिया, आप किसी अनजान रास्ते से जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई एक नाम से पुकारता है, आपका नाम जो आपके नाम से पुकारेगा, तो जिस भी काम में आप व्यस्त हो, मान लीजिए आप विदेश चले गए, वहां पर आपको कोई नहीं जानता, आप एक मार्केट, एक मॉल में टहल रहे हैं, पीछे से आपको किसी ने अपने नाम से बुलाया, मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, किसी ने बोला अभिषेक, तो आप तुरंत जो भी काम कर रहे होगे तुरंत छोड़ के उस तक मुखातिब होगे, और उसको एक अलग सी फीलिंग आपके अंदर आएगी कि अरे ये तो मेरे नाम से जान रहा है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अच्छी कन्वर्सेशन, अच्छे कम्युनिकेशन में आप लोगों को उनके नाम से जानिए। क्लास में टीचर जब बच्चे को नाम से जानता है तो टीचर ये भी जानता है कि वो बच्चा कैसा है, और बच्चा ये भी जानता है कि टीचर को मेरे बारे में सब पता है, इसलिए क्लास में पढ़ाई करनी है, अच्छा माहौल रखना है। ठीक है तो नाम से हम पुकारेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, आप सारे काम छोड़ के उधर देखेंगे, ध्यान से उसकी बात को सुनेंगे बीच बीच में, जब आप बच्चे को नाम से पुकारेंगे। अब एक और चीज यहाँ आती है कि क्या करें अगर हम नाम भूल जाएं। अब मैं आपको क्लास से उठा के थोड़ा एक प्रोफेशनल जगह लेके जा रहा हूँ कि आपका एक मित्र था बहुत पहले का, आपके अंदर ये टेंडेंसी नहीं थी कि उसका नाम आप याद रख पाए। आज से 5 साल 10 साल बाद कोई कहाँ होता है, पढ़ाई करने के बाद कोई कहाँ होता है, अचानक से वो आपको मिल गया। तो अब ये इंटरपर्सनल स्किल आपके अंदर अगर डेवलप हो चुकी होगी, तो आप बेहतर तरीके से उस सीन को अपनी तरफ कर पाओगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए 10 साल बाद एक आपका अच्छा मित्र मिला, वो किसी अच्छी फर्म में मैनेजर है या आपको अच्छा काम दिला सकता है। अब आप उसका नाम भूल गए, वो आपका नाम याद किए, वो आपको बार बार आपके नाम से बोल रहा है, और आप उसको नाम भूल चुके हो, शक्ल आपको याद आ रही है, आपको ये लग रहा है यार ये तो अच्छा है, अच्छी पोस्ट पे है, ये मुझे अच्छा काम दे सकता है, अपने ऑफिस में रख सकता है, या हमारे बिजनेस को डेवलप करने में अच्छा ही कर सकता है, लेकिन आप उसका नाम भूल गए। तो क्या करना है, यहाँ पर आप किसकी काम आएगी, कैसी। अब आप नाम उससे पूछोगे तो कहेगा अरे मेरा नाम ही भूल गया, अब मैं इसको नहीं दूंगा काम, मैं इसको नाम से जान रहा हूँ, ये मुझे नाम से भूल गया, बड़ा आदमी बन रहा है, ठीक है मैं इसको काम नहीं दूंगा। अगर आप नाम भूल भी गए तो आपको करना क्या है, सामने स्क्रीन पे लिखा वी ऑल हैव गॉन थ्रू टाइम्स व्हेन समबडी ग्रीट्स अस एंड सो ऑन, सो लिखा है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ।
कि आपको कोई मिलता है और वह सिचुएशन ये है कि आप उसका नाम भूल गए हो, मगर वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आप उसका नाम नहीं पूछ सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? बगैर नाम लिए आप बोल सकते हो, अरे हाँ अच्छा ये बताओ तुम जिस कंपनी में काम करो उसकी मेल आईडी क्या है, या तुम बिजनेस डील करने के लिए किस मेल आईडी का इस्तेमाल करते हो? तो ज्यादातर लोग अपनी मेल आईडी अपने नाम से बनाते हैं। सपोज करिए मेरा नाम रितेश मौर्य है और तो मेरी आईडी क्या है, ritesh.maurya@gov.in। कोई मेरा नाम भूल जाए, अगर उसके अंदर बेहतर स्किल है तो वो मुझसे बोलेगा, अरे सर वो आप कौन सी ईमेल आईडी आजकल यूज कर रहे हैं, तो मैं ये वाली बताऊंगा, उसको मेरा नाम याद आ जाएगा और मुझे फर्जी लगेगा कि अरे ये तो मेरे को जानता है, जबकि कुछ नहीं जानता वो मेरे को। उसके अंदर अच्छी स्किल डेवलप है बेहतर प्रोस्पेक्ट मुझसे लेने की, इसलिए उसने ये टैक्टिस करी। ठीक है, अगर हम कभी भूलते हैं तो ये तरीका कर सकते हैं, इजिली वे में अपना नाम याद रख सकते हैं। मान लीजिए वो ये कहता है, अरे यार वही वाली यूज कर रहा हूँ पुरानी वाली, बहुत से लोग चालाक होते कहते हैं वही वाली यूज कर रहा हूँ जो पहले यूज करता था, अब बताओ क्या करोगे? उसने आपको बताने से मना कर दिया, अरे सेम जो पहले 10 साल पहले जब हम लोग मिलते थे वही वाली यूज कर रहा हूँ अभी भी। अब आपके अंदर फिर शून्य में देखिए क्या हो गया भाई, अब तो बता ही नहीं रहा है। अब आपको सेकेंड स्टेज में क्या करना है, आसपास देखिए आपका कोई कोलीग है तो उससे इंट्रोड्यूस करा दीजिए, हाय दिस इज रमन। तो क्या है, जब वो रमन से बात करेगा तो रमन अपना नाम रमन बताएगा, और जो आपका मित्र है आप अपना नाम उसका जो भूल चुके हो वो भी अपना नाम बताएगा, मान लीजिए आकाश, हाय दिस इज आकाश, आपको उसका नाम याद आ गया। ठीक है, तो सिचुएशन को किस तरह से आप अच्छा इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल से सिचुएशन को अपनी तरफ हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये डेवलप आपके अंदर होना चाहिए कि माहौल तो गड़बड़ा रहा है, लेकिन आपको क्योंकि आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छी सॉफ्ट स्किल आपके अंदर डेवलप कर रखी है, इसलिए आप उस तरीके से बेहतर आसानी से उस तरीके से निकल सकते हो। ठीक है, कि बिजनेस कार्ड उसका मान लीजिए कि यार अपना एक कार्ड रखे हो क्या, दे दो, तो उस कार्ड देगा तो नो डाउट उसमें उसका नाम भी लिखा होगा, अगर दे दिया तो अच्छा है, नहीं तो आप ईमेल पूछ सकते हो जैसा मैंने अभी बताया, ईमेल भी उसने बोल दिया पुरानी वाली है तो आप किसी से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है, अब यह है कि नाउ आप उस सिचुएशन से बाहर अपने आप को निकाल ले गए, किस तरह के आपको क्योंकि ट्रिक पता थी। ओके, बहुत लोगों के साथ अक्सर होता है, आपका पुराना दोस्त आपको फोन करता है और आपको उसका नाम नहीं याद है मगर वो आपको बार बार नाम से बोल रहा है। हाउ टू नेगोशिएट, देखिए नेगोशिएट करना भी एक बहुत अच्छा एक हुनर है, एक अच्छी आर्ट है सक्सेसफुल होने की, और नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। आप जॉब मांगने गए, उसने बोला मैं आपको 40,000 दूंगा, आपने बोला नहीं मुझे 50 चाहिए, दोनों लोग अगर हेल्दी नेगोशिएशन आता है तो मामला 45 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो भी अड़ा रहेगा कि नहीं मैं 40 से ऊपर नहीं दूंगा, आप भी अड़े रहोगे कि नहीं 50 से नीचे नहीं लूंगा, तो हेल्दी नेगोशिएशन नहीं हो रहा है वहाँ। नेगोशिएशन स्किल्स आर द बेड रॉक ऑन विच एनी सक्सेसफुल लास्टिंग एंड प्रोडक्टिव बिजनेस रिलेशन इज एस्टेब्लिश। एक अच्छा बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए, अच्छा रिलेशन रखने के लिए नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। इफ अ नेगोशिएशन गोज राइट एवरीवन कम्स आउट हैप्पी फ्रॉम द डील। आप जब कपड़े खरीदने जाते हो, बार्गेनिंग करते हो, नेगोशिएशन करते हो, तो कुछ आप ऊपर बढ़ते हो, कुछ दुकानदार नीचे घटता है, तो जब ये कन्वर्सेशन खत्म होती है तो दोनों के चेहरे पे हंसी होती है, दुकानदार भी आपको सामान बेच के खुश है और आप उस सामान को खरीद के खुश हैं। ठीक है, अगर फिक्स प्राइस कर दी तो आपको भी गुस्सा है कि वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, वो सोचेगा हमने इसको ठग लिया और आप सोचोगे हमने उसको ठग लिया, दोनों ही ठगे गए हैं लेकिन खुश दोनों ही हैं। तो हेल्दी नेगोशिएशन में क्या होता है कि एक हैप्पी एंडिंग होती है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, पहली प्रिपरेशन, दूसरी ओपनिंग, तीसरी क्लोजिंग। जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, समय कम है। प्रिपरेशन क्या होता है कि बैटल आप मान लीजिए एक युद्ध की तरीके से लड़ रहे हो और सेलेक्टिव वर्ड और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप एक डील की तैयारी कर रहे हो। दिस इज द स्टेज व्हेन यू रिसर्च ऑन द डील थॉरोली एंड नो द बेस्ट ऑफर इन द मार्केट। आप एक अच्छा मार्केट का जो बेस्ट ऑफर है वो सामने वाले को देंगे। द प्रोफाइल दैट इज नीडेड टू क्वालिटी फॉर द दैट ऑफर, अच्छी प्रोफाइल देंगे जो उस ऑफर के लिए जरूरी है। फिर ओपनिंग सेशन आपका आएगा, आप ओपनिंग सेशन क्या है, अच्छे से ग्रीटिंग दीजिए, यानी वेल विश करिए, रेस्पेक्ट दीजिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसे इस टाइप की रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट टू ऑल, इस तरह से आप सामने वाले को दीजिए। उनकी बातों को ध्यान से समझिए, इवेल्युएट करिए, उन्हें बेस्ट ऑफर दीजिए, और उसके बाद उनकी जो एक्सपेक्टेशन आपसे है उनके बारे में जानिए आप। फिर है क्लोजिंग सेशन। वाइल क्लोजिंग अ नेगोशिएशन, अगर आपकी कोई डील चल रही है, कई बार होता है बड़े बड़े लाखों करोड़ों की डील होती है, इंडिया की कंपनी वर्सेस बाहर विदेश की कंपनी, तो बड़े स्तर पे नेगोशिएशन चलता है, लेकिन वो हेल्दी नेगोशिएशन होना चाहिए। लास्ट में
अच्छे तरीके से वो आपकी बात माने या ना माने, अच्छे से मीटिंग को खत्म करिए, अपने एग्रीमेंट के बारे में उसको बताइए, और दैट एवरीवन फॉर देयर टाइम एंगेजमेंट। धन्यवाद दीजिए सबको उनके समय देने का, एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के उस सेशन को क्लोज कर दीजिए। नो डाउट आप जिस भी काम के लिए वो आपने नेगोशिएशन करा है वो आपका काम होके रहेगा। फिर है हमारा मेकिंग एन इम्पैक्ट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के आधार पे एक लास्ट है हमारा मेकिंग एन इम्पैक्ट, यानी जिस भी कम्युनिकेशन में हो, जिस भी स्किल आपके अंदर है, आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वो लास्ट इंप्रेशन में चला जाएगा। जो चीज आप पहले दिन प्रस्तुत करोगे, लोगों का माइंड सेट उसी के हिसाब से आपको लेकर हो जाएगा। A few things that one should always keep in mind while meeting someone for the first time is to dress suitability as per the occasion and groom properly। यानी जिस भी मीटिंग के लिए आप जा रहे हो, मीटिंग जरूरी नहीं ऑफिशियल हो, मीटिंग फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो, आपकी शादी तय हो गई है, आप इंगेजमेंट में जा रहे हो, तो सही शब्दों के चयन के साथ साथ सही कपड़ों का भी चयन आपके पास होना चाहिए। पर्सनालिटी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार जो आप इंप्रेशन डालोगे, सामने वाला आपको अभी जान नहीं पाया है। जो आपको लंबे समय तक जानते हैं उनके सामने आप ऐसे ही कैजुअल चले जाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपको अंदर से जानते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलने जा रहे हो तो ये सारी तैयारी आपको करके जाना जरूरी है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू के हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपका जो पोस्चर होना चाहिए, आपके जो कपड़े होने चाहिए, जो पहनावा होना चाहिए, वो उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, ना कि प्रॉब्लम निकालने जा रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्वर है, नॉट अ प्रॉब्लम डिगर। आप खोद खोद के वहाँ प्रॉब्लम निकाल रहे हो। कोई काम आपको दिया गया, आप उसको करने का तरीका नहीं ढूंढ रहे हो, कौन से 50 तरीके से ये काम नहीं हो सकता, ये उल्टा उसको बता दे रहे हो। कोई एक तरीका ये ऐसा नहीं बता रहे हो कि ये काम ऐसे होगा। ठीक है, तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ प्रॉब्लम डिगर। योर बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट विल टेल वॉल्यूम्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल। मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका जो आई कॉन्टेक्ट होता है, वो आपके बारे में हर चीज बता देता है। चोर जब पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ लेते हैं। आप किसी चीज को चुरा के जा रहे हो, बगल से पुलिस की गाड़ी निकली तो आपके अंदर दहशत वैसे ही होने लगी। आप किसी एग्जाम में अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हैं, यानी आप चुपके से मोबाइल लेके गए हो, आप नकल लेके गए, आपने बुक रखी है, तो टीचर आपको नहीं भी आपको जान पाएगा, लेकिन जैसे ही आपके बगल से निकलेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको पकड़ा देगी कि इसके पास कुछ अनफेयर मीन्स है। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, ये सारी चीज आपको समझा देता है, सामने वाले को बता देता है। अगर वो उसके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप के गुण है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेंडेंसी है, तो आप पकड़ लेगा वो आपको। कंक्लूजन क्या है? हमारा सेशन का लास्ट पार्ट है ये कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स हमारा निचोड़ क्या है। इतनी सारी जो बातें हमने करी उन सब का निचोड़ है कि हमको एक प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव मीन्स हम जब भी कोई काम करें तो हमको उसको बेहतर तरीके से कैसे करें, इस बारे में विचार करना चाहिए, ना कि इसको कैसे हम खत्म करें, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। प्रोएक्टिव लोग होते हैं, कुछ लोग रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव वो है जो कहेंगे कि सब मेरा किया हुआ है। अगर मेरी जॉब नहीं लग रही है, अगर मेरे दोस्तों की जॉब लग रही है, तो उसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैंने बेहतर तरीके से तैयारी नहीं करी। यानी अपने जो गलत काम है, जो अपने कार्यकलाप है, इनका खुद में लेना कि नहीं मेरी गलती थी, मैं ये काम को नहीं कर पाया, मैं फेल्योर हो गया, मैं इस बात को मानता हूँ। ऐसे लोग होते हैं प्रोएक्टिव। और एक होते हैं रिएक्टिव कि सब भगवान का किया धरा है। अरे यार, कोरोना ना आया होता तो मेरी इस साल नौकरी लग गई होती। ठीक है, सब भगवान करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। भगवान ने चाहा तो उसकी लग गई, भगवान ने नहीं चाहा तो उसकी नहीं हुई। ये ऐसे पीपल होते हैं रिएक्टिव, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हमें बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बने, अपने अच्छे काम को भी खुद सराहना करें, और गलत काम है तो उसको माने कि हमने ये चीज करी है। इंसान और जानवर में यही अंतर है। इंसान डिसीजन ले सकता है, उसके सामने आप कोई खाना रख दो, उसका मन होगा खाएगा, उसका मन होगा नहीं खाएगा। लेकिन जानवर क्या है, उसको तो खाएगा ही खाएगा। अगर आप उसके सामने एग करी रख दो तो जानवर खाना ही, वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता। लेकिन इंसान एक ऐसा है, उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपने आप को रोक लेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा प्रोएक्टिव रहिए, रिएक्टिव नहीं रहिए। लोगों से हंसते हुए मिलिए, अच्छी बॉडी लैंग्वेज में बात करिए, उनसे कॉन्फिडेंस से बात करिए। अपने अंदर रोज नए शब्दों का उच्चारण करना, शब्दों का कलेक्शन, किस शब्द को कहाँ पर यूज करना है, उस तरीके से आप उसको यूज करिए। मिलकर काम करिए, टीम वर्क में काम करिए, लीडरशिप में काम करिए।
लोगों से बेफालतू को झगड़ों में मत उलझिए, मिसकम्युनिकेशन नहीं करिए, किसी से गलत लैंग्वेज में बात नहीं करिए। पहले उनकी बातों को समझिए, फिर उनकी बातों को उत्तर देने से पहले जानिए, उनको अच्छे से समझाइए। कई सारे गुण हमने बताए थे जो होते हैं इसके। लीडरशिप है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, अच्छे शब्दों का चयन है, हेल्दी कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेस का एक्सप्रेशन है। ये सारी चीजें हमारी इंटरपर्सनल स्किल में आती हैं। और आज की डेट में कई ऐसी संस्थान हैं जो सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, इन सब में कोर्स डिजाइन करी है, इन सब के बारे में आपको बताती हैं। तो आपके अंदर, आप सभी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो, आपको सारी टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास कोर स्किल है, आपके पास प्रोफेशनल स्किल है, जरूरत है तो एक सॉफ्ट स्किल की, एक इंटरपर्सनल स्किल की। तो ये जो सारी बातें मैंने बनाई, नीमी पे ये सारी चीजें अपलोड हो जाती है, नीमी में ये लेक्चर अपलोड हो जाता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको